एंड वेलकम बैक। आई एम साक्षी और आज मैं केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आईपीआर, बायोएथिक्स और बायो सेफ्टी के एमसीक्यूज आपको करवाने वाली हूँ। मुझे किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक अंतरा ने मुझे कमेंट करके कहा था कि आईपीआर से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लग रहा था कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेटेंट? यूटिलिटी पेटेंट, कॉपीराइट्स, डिजाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट, इनमें से कौन सा एक है जो कि पेटेंट का टाइप नहीं है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेटेंट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो याद रखनी है कि पेटेंट्स जो हैं ये इन्वेंशंस के लिए होते हैं। अगर किसी ने कोई नई चीज इन्वेंट की है तो वो उसके लिए पेटेंट ले सकता है। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो ओनर को ओनरशिप प्रोवाइड करता है। जिस इंसान के नाम पर पेटेंट होता है वो बाकियों को उस इन्वेंशन को यूज करने से, उस इन्वेंशन को सेल करने से, या किसी भी तरीके से उस इन्वेंशन पे अपना हक जमाने से रोक सकता है। तो पेटेंट जो है ये किसी भी इन्वेंशन के लिए ओनरशिप प्रोवाइड करता है ओनर को। पेटेंट के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिजाइन पेटेंट और तीसरा होता है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट प्लांट्स के लिए होता है, जैसे अगर किसी ने कोई नया हाइब्रिड प्लांट या कोई ट्रांसजेनिक प्लांट इन्वेंट किया है, ये उसके लिए होते हैं। डिजाइन पेटेंट्स डिजाइन्स के लिए होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट्स भी किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस या फिर मशीन्स के लिए होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पेटेंट्स जो हैं ये आपको ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कॉपीराइट की, तो कॉपीराइट्स ऑथरशिप प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो किसी ऑथर के ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी रिटन वर्क के लिए या किसी म्यूजिकल आर्ट के लिए कॉपीराइट्स जो हैं वो दिए जाते हैं, ताकि कोई और अगर आपकी परमिशन के बिना उस म्यूजिक का या उस रिटन वर्क का यूज करता है तो आप पर क्लेम कर सकते हो। तो बी ऑप्शन यहां से आप लोग टिक कर लोगे। अगले क्वेश्चन में पूछा है, इन विच आर्टिकल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आउटलाइंड? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हाईलाइट किया गया है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 13 या फिर आर्टिकल 20? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, दैट इज आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 जो है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है। फिर बोला है, इन योर व्यू, आपके व्यू में हु कैन बी द राइट होल्डर ऑफ आईपीआर? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का सही होल्डर कौन हो सकता है? ओनर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई ऐसा इंसान जो किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओन करता है, किसी इन्वेंशन को, किसी प्रोसेस को या किसी मशीन को जो इंसान ओन करता है। द सक्सेसर इन टाइटल ऑफ द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओनर का सक्सेसर जो कि ओनर के बाद उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट रख सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको ओनर ने लाइसेंस या फिर अथॉरिटी दी है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये तीनों ही जो है आईपीआर के होल्डर्स हो सकते हैं। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ओन करता है, उसका सक्सेसर जिसे टाइटल दिया गया है ओनर का, ओनर के बाद में, और तीसरा जिसे ओनर ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है। फिर बोला है, अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज टू रेगुलेट ओन और कम्युनिटी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज? ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या फिर ऐसे रूल्स जो हमारी या हमारी कम्युनिटी के और बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बीच की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोपोटेंसी, बायोवार, बायो एथिक्स या फिर बायो पायरेसी? तो इन्हें हम कहेंगे बायो एथिक्स। बायोएथिक्स ऐसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स या फिर ऐसे रूल्स होते हैं जिनके तहत हम कोई भी ऐसी इन्वेंशन नहीं कर सकते, कोई भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के साथ में हम कोई भी ऐसी छेड़छाड़ नहीं कर सकते जो हमारी कम्युनिटी के लिए या हमारे लिए हानिकारक हो, चाहे हम लैब में काम कर रहे हैं, चाहे हम लैब के बाहर हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बायोएथिक्स। फिर बोला है, ट्रेडमार्क कैन बी यूज्ड एज डोमेन नेम। ट्रेडमार्क को हम एज अ डोमेन नेम यूज कर सकते हैं? यस, नो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कुछ केसेस में कर सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो पहले हम जानते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। कोई भी स्पेशल सिंबल, कोई भी डिजाइन या फिर कोई भी नाम जिसे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर रही है, और कोई और इंसान या कोई और कंपनी उस सिंबल को, उस नाम को या फिर उस डिजाइन को यूज नहीं कर सकती।
एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं लोगो की। जैसे कुछ कंपनीज के लोगोस होते हैं, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स की बात करो तो उनका एक अलग लोगो होता है। अगर आप डोमिनोज की बात करो, उनका अपना एक अलग लोगो होता है। उस लोगो की ओनरशिप जो है वो उस कंपनी के पास होती है और कोई और कंपनी उस लोगो को यूज नहीं कर सकती। और अगर मैं बात करूं डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम जो है ये नेटवर्क एड्रेस होता है। तो आपसे पूछा है कि क्या हम ट्रेडमार्क को एज डोमेन नेम यूज कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, हम ट्रेडमार्क को एज अ डोमेन नेम यूज कर सकते हैं। फिर पूछा है द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनमें से किस किस को कवर करता है? कॉपीराइट्स को, नो हाउ, ट्रेड एड्रेस को, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। द पेरिस कन्वेंशन अप्लाइज टू trademarks, unfair competition and patents, geographical indicators, wines and spirits, all of the above। आपसे पूछा है कि पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 किस किस को अप्लाई होता है? तो पेरिस कन्वेंशन जो है ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था 1883 में। ये किस किस चीज को कवर करता है? ये कवर करता है पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क्स को, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स को, यूटिलिटी मॉडल्स को, सर्विस मार्क्स को, ट्रेड नेम्स को, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स को, और साथ ही साथ ये अनफेयर कंपटीशन को रिप्रेस करने का भी काम करता है। तो इनमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, दैट इज ट्रेडमार्क, अनफेयर कंपटीशन एंड पेटेंट्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स को भी ये इंक्लूड करता है, लेकिन बी ऑप्शन के कंपैरिजन में एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर ज्यादा फिट बैठ रहा है, तो ए के साथ आप लोग जाओगे क्योंकि उसमें ज्यादा रिलेटेबिलिटी हमें दिख रही है। आगे बोला है डैश बायोसेफ्टी कैबिनेट्स आर डिजाइन्ड फॉर पर्सनल, प्रोडक्ट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कौन से बायोसेफ्टी कैबिनेट्स हैं जो कि पर्सनल यानी कि जो इंसान काम कर रहा है, प्रोडक्ट यानी कि जो हमारा सैंपल है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स क्या होते हैं? ये इंक्लोज्ड वर्क प्लेसेस होती हैं जो कि लेबोरेटरी पर्सन और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। जब हम किसी पैथोजन के साथ में काम करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हों, जो इंसान उस पैथोजन के साथ में काम कर रहा है उस पर उसके इफेक्ट हों। जैसे अगर हम लैब में काम कर रहे हैं तो लैब में बैठने वाले सभी लोगों पर उसका इफेक्ट हो सकता है। लैब में रखे हुए डिफरेंट सैंपल्स के ऊपर, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी उसका इफेक्ट हो सकता है। तो मेनली हम बोल सकते हैं कि कंटामिनेशन को रोकने के लिए हम लोग बायोसेफ्टी कैबिनेट्स को यूज करते हैं, उन्हीं के अंदर हम लोग काम करते हैं। अब ये जो बायोसेफ्टी कैबिनेट्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 और क्लास 2 को यूजुअली हम लोग अपनी लैबोरेटरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ लैब 3 की, जब हम बहुत हार्मफुल पैथोजेंस के साथ में काम करते हैं तो उस केस में क्लास 3 कैबिनेट्स को यूज़ किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। क्लास 1 कैबिनेट्स जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को, लेबोरेटरी पर्सन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लास सेकंड भी जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को, लेबोरेटरी पर्सन और कई कुछ हद तक हमारे सैंपल को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं क्लास 3 की बात करूं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब हम किसी हार्मफुल माइक्रोब के साथ में काम कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि एरोसोल के थ्रू जो है वो माइक्रोब एनवायरनमेंट में ट्रांसफर हो जाए और उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्लास 3 कैबिनेट्स जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पर्सनल, प्रोडक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आगे पूछा है द टर्म वीपो स्टैंड्स फॉर। वीपो की क्या फुल फॉर्म होती है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइल्ड लाइफ इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पॉलिसी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूछा है द राइट्स ऑफ अ पेटेंटी आर। एक पेटेंटी, जिस इंसान के पास में किसी चीज का पेटेंट है, उसके क्या राइट्स होते हैं? सेल और डिस्ट्रीब्यूट, वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइसेंस, वो अपने प्रोडक्ट का लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। असाइन द प्रॉपर्टी टू अदर्स, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्रोडक्ट जो है वो दूसरों को असाइन कर सकते हैं। या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये सभी के सभी राइट्स जो है वो एक पेटेंटी को मिलते हैं। व्हेन डज अ पेटेंट एक्सपायर और अदरवाइज कम टू एन एंड, यानी कि एक पेटेंट की एक्सपायरी जो है वो कितने सालों के बाद होती है? एक पेटेंट जो है वो कितने ईयर्स तक वैलिड रहता है? 20 years after the application date, 10 years after the application date, 25 years after the application date, या फिर 15 years after the application date। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। एप्लीकेशन डेट के 20 years तक, जब आपने अप्लाई किया होता है उसके बाद 20 years तक जो पेटेंट है वो वैलिड रहता है।
फिर है द फर्स्ट पेटेंट फॉर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वाज अवॉर्डेड इन 1988, विच ऑर्गेनिज्म वाज पेटेंटेड। पहला पेटेंट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के लिए 1988 में दिया गया था। आपसे पूछा है कि किस ऑर्गेनिज्म को ये पेटेंट मिला था, किस ऑर्गेनिज्म के लिए ये पेटेंट दिया गया था। यीस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यीस्ट जिसे हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए यूज करते हैं। बैक्टीरियम एबल टू मेटाबोलाइज कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल, जो कि क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को मेटाबोलाइज कर सकता है, ऐसा बैक्टीरियम। अ माउस दैट मैन्युफैक्चर्स ह्यूमन प्रोटीन इन इट्स मिल्क, ऐसा माउस जो अपने मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। या फिर लाइफ फॉर्म्स कैन नॉट बी पेटेंटेड, हम लाइफ फॉर्म्स को पेटेंट ही नहीं कर सकते। डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं होता, लाइफ फॉर्म्स को भी हम पेटेंट करते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज अ माउस दैट मैन्युफैक्चर्स ह्यूमन प्रोटीन इन इट्स मिल्क। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये माउस वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम सी ऑप्शन के पास में जाएंगे। बट एज पर माई नॉलेज, जितना मैंने पढ़ा है, जो पहला ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म था जिसको 1988 में पहला पेटेंट जो है अवार्ड किया गया था, वो था ऑन्को माउस। तो ऑन्को माउस जो है ये एक ऐसा माउस था जिसको कैंसर स्टडी के लिए यूज किया गया था। ऑन्को माउस में क्या किया गया था, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब वो एम्ब्रियो की स्टेज में था, तो उसके एम्ब्रियो के अंदर कुछ कैंसर सेल्स को इंड्यूस कर दिया गया था। इस माउस को ऐसे मॉडिफाई किया गया था कि बर्थ के 10 ईयर्स के बाद इसमें कैंसर का डेवलपमेंट जो है वो होना था, तो इसे कैंसर की स्टडी के लिए बनाया गया था। और इसको पहला पेटेंट जो है वो अवार्ड किया गया था फॉर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपको कोई इस तरह का ऑप्शन दिखता है तो आप उसके साथ में जाओगे। अगर आपको ऑन्को माउस लिखा हुआ मिलता है, या फिर ऑप्शन में मिलता है अ माउस दैट वाज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ कैंसर, तो आप लोग उस ऑप्शन के साथ में जाओगे। आपको याद रखना है कि माउस के लिए पहला पेटेंट जो है वो मिला था। फिर बोला है लॉ एंड एथिक्स ओवरलैप इज कॉल्ड, वो एरिया जहां पर लॉ और एथिक्स का ओवरलैप होता है, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? तो इस रीजन को नाम दिया जाता है ग्रे एरिया। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बोला है इन इंडिया द लिटरेरी वर्क इज प्रोटेक्टेड अंटिल, इंडिया में जो लिटरेरी वर्क है उसे हम कब तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं? लाइफ टाइम ऑफ ऑथर, जब तक ऑथर जिंदा है। 25 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की डेथ के 25 ईयर्स के बाद। 40 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की डेथ के 40 ईयर्स के बाद। या फिर 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, ऑथर की डेथ के 60 ईयर्स के बाद। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इंडिया में हम ऑथर की डेथ के 60 ईयर्स बाद तक जो लिटरेरी वर्क है उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। फिर बोला है द फॉलोइंग के नॉट बी एक्सप्लॉइटेड एज असाइनिंग और बाय लाइसेंसिंग द राइट्स टू अदर्स, पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, ऑल ऑफ दीज। इनमें से किसके जो राइट्स हैं वो लाइसेंस किसी और को देने पर भी एक्सप्लॉइट नहीं होते? पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप सी ऑप्शन के साथ जाओगे। ट्रेडमार्क जो है, इसका अगर आप लाइसेंस किसी और को दे देते हो, इसके राइट्स अगर आप किसी और को दे देते हो, तब भी ट्रेडमार्क एक्सप्लॉइट नहीं होता, यानी कि दूसरी कंपनी भी सेम ट्रेडमार्क को यूज कर सकती है जिसको आपने अपने राइट्स दिए हैं। फिर है बायोपायरेसी क्या होता है? इलीगल यूज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसी के जेनेटिक मटेरियल का इलीगली यूज करना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन, इंडिजीनियस नॉलेज यानी कि ऐसे नॉलेज, ऐसे नुस्खे जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, उनको एक्सप्लॉयट करना उसके कॉम्पनसेशन किए बिना। इंडिजिनस स्पीशीज की अगर मैं बात करूं, तो इंडिजिनस स्पीशीज जो है वो ऐसे स्पीशीज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं। और अगर मैं इंडिजिनस नॉलेज की बात करूं, तो इंडिजिनस नॉलेज में एक ऐसा ज्ञान होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को बिलोंग करती है। फिर है इलीगल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज विदाउट परमिशन, किसी की परमिशन के बिना नॉलेज का ट्रांसफर करना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सप्लॉयटेशन करना बिना कॉम्पनसेशन दिए। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज विदाउट प्रॉपर कॉम्पनसेशन। किसी भी ट्राइब की, किसी भी ग्रुप की या किसी भी एरिया की जो इंडिजिनस नॉलेज होती है उसकी हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते बिना कॉम्पनसेशन के, बिना परमिशन के, जिसको वो इंडिजिनस नॉलेज जो है वो बिलोंग करती है। Under the Human Tissue Act 2004, which of the following is not an offense? Human Tissue Act 2004 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी चीज जो है वो ऑफेंस नहीं है? रिसीविंग अ कैश पेमेंट फॉर ऑफरिंग टू सप्लाई अ किडनी फॉर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी या फिर किसी और ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन की सप्लाई के लिए किसी को हम कैश ऑफर कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये एक ऑफेंस है।
रिसीविंग अ कैश पेमेंट फॉर ऑफरिंग टू फाइंड अ पर्सन टू सप्लाई अ किडनी फॉर ट्रांसप्लांटेशन। हम किसी से कह रहे हैं कि हम आपके लिए किडनी ढूंढ कर लेके आएंगे, आप हमें कैश पेमेंट करो, तो ये भी एक ऑफेंस है, हम ऐसा नहीं कर सकते। रिसीविंग अ कैश पेमेंट फॉर लॉस ऑफ अर्निंग्स इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डोनेटिंग किडनी। किसी को किडनी डोनेट या किसी को कोई ऑर्गन डोनेट करने के प्रोसेस में जो हमारी अर्निंग्स का लॉस हुआ है, जो हमारा पैसा लगा है, उसका कैशबैक अगर आपको मिलता है, उसके लिए अगर आपको पेमेंट मिलती है, तो यस, ये ऑफेंस नहीं होता है, दिस इज लीगल। ऑल आर करेक्ट भी गलत होगा, तो सी ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे। फिर बोला है द राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉपीराइट आर। इनमें से कौन से राइट्स जो हैं वो कॉपीराइट द्वारा मिलते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ वर्क इन वेरियस फॉर्म्स। आप अपने काम को अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, यस करेक्ट, आप कर सकते हो। पब्लिक परफॉर्मेंसेस एंड ट्रांसलेट इनटू अदर लैंग्वेजेस। आप अपने काम के ऊपर पब्लिक परफॉर्मेंसेस दे सकते हो, आप उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो, यस बिल्कुल कर सकते हो, ये आपका राइट है। ब्रॉडकास्टिंग बाय रेडियो और केबल। आप अपने काम को रेडियो या केबल के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकते हो लाइव, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। पेटेंट एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड इन इंडिया बाय। इंडिया में जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो कौन भर सकता है? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, जो फर्स्ट इन्वेंटर है वो भर सकता है। अजाइनी ऑफ द इन्वेंटर, इन्वेंटर का जो अजाइनी है यानी कि जिसके पास में पार्टनरशिप है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इन्वेंटर, इन्वेंटर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो। तो ये तीनों ही पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सो डी ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डू पेटेंट एग्जामिनर्स नॉट कंसीडर व्हेन इवैल्यूएटिंग पेटेंटेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। जब किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए किसी को पेटेंट दिया जाता है, तो जो पेटेंट एग्जामिनर्स होते हैं, जो एग्जामिन करते हैं कि पेटेंट दिया जाना चाहिए या नहीं, जो प्रोडक्ट या प्रोसेस है वो पेटेंट देने काबिल है या नहीं, वो किसे कंसीडर नहीं करते। इज इट न्यू, वो चीज नई है या नहीं, बिल्कुल इस चीज को कंसिडर किया जाना जाता है। प्रोडक्ट या प्रोसेस जिसके लिए आप पेटेंट ले रहे हो वो नया होना चाहिए। विल इट मेक मनी, क्या उससे आपको पैसा मिलेगा? इज इट नॉट ऑब्वियस, क्या वो कोई ऑब्वियस चीज नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होनी चाहिए। अगर वो कोई नॉलेज है, कोई प्रोसेस है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग पनीर बनाने की रेसिपी को जाकर पेटेंट कर लोगे, तो ये चीज नहीं होती है। तो सी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ऑब्वियसिबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इज इट यूजफुल, वो चीज जो है वो यूजफुल होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन भी सही लग रहा है। तो हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, क्योंकि जो पेटेंट एग्जामिनर्स होते हैं वो ये चीज नहीं देखते कि उससे आप मनी मेकिंग कर सकते हो या नहीं, क्योंकि मनी मेकिंग जो है वो पेटेंटेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट है वो न्यू होना चाहिए, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। फिर बोला है आईपीआर इज अ प्रोसेस विच प्रोटेक्ट्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रोसेस है, ये किस इंफॉर्मेशन को, किस आइडियाज को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है? जिनकी एथिकल वैल्यू होती है, जिनकी कमर्शियल वैल्यू होती है, जिनकी सोशल वैल्यू होती है, या फिर जिनकी मॉरल वैल्यू होती है। तो ये उन प्रोडक्ट्स को, उन प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट करता है जिनकी कमर्शियल वैल्यू होती है। फिर बोला है डैश कैन बी यूज्ड एज द सोल फॉर्म ऑफ डिकंटामिनेशन इन अ बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। यूवी लाइट, आईआर लाइट, एमवी लाइट या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से किसी हम डिकंटामिनेशन के लिए यूज करते हैं बायो सेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर। तो आप यूवी लाइट्स को यूज करते हो, जिन लोगों ने लैब में काम किया होगा उन्हें पता होगा कि यूवी लाइट का यूज किया जाता है डिकंटामिनेशन के लिए। फिर बोला है द मेन पर्पस ऑफ लैब कोट इज। लैब कोट का क्या मेन पर्पस होता है, लैब कोट को क्यों यूज किया जाता है? कीप योर क्लोथ्स फ्रॉम बीइंग रून्ड, आपके कपड़े खराब ना हो इसलिए। हेल्प एक्सेस द क्लीनलीनेस ऑफ द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी को क्लीन रखने के लिए। कीप कंटामिनेंट्स ऑफ योर क्लोथिंग, आपके कपड़ों पर कंटामिनेंट्स ना लग जाएं, जिन माइक्रोब्स के साथ या जिन केमिकल्स के साथ आप काम कर रहे हो वो आपके कपड़ों पर ना लग जाएं इसलिए। गिव यू एक्सेस टू सेवरल पॉकेट्स एट वंस, आपको बहुत सारे पॉकेट्स की हेल्प मिल जाए एक साथ में, इसके लिए। तो ये गलत ऑप्शंस हैं ए, बी एंड डी, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लैब कोट का यूज किया जाता है ताकि जो कंटामिनेंट्स हैं वो आपके कपड़ों पर ना लग जाएं। फिर बोला है द कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग बीटी कॉटन इज। बीटी कॉटन के रिगार्डिंग क्या कंट्रोवर्सी है? कैन कंटामिनेट ग्राउंड वाटर, बीटी कॉटन ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर सकता है? नो, ये नहीं है। लीड्स टू सीड टर्मिनेशन, ये सीड टर्मिनेशन का काम करता है, ये भी नहीं है। इज पोटेंशियली हार्मफुल टू मोनार्क बटरफ्लाइज, जो बीटी कॉटन है ये मोनार्क बटरफ्लाइज के लिए हार्मफुल है। और ये ह्यूमंस के लिए एक पोटेंशियल एलर्जिन का काम करता है, यानी कि एलर्जीज प्रमोट कर सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। बीटी कॉटन को लेकर यही कंट्रोवर्सी है, नन ऑफ दीज भी यहाँ पर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
फिर बोला है सीरियस कैंडिडेट्स फॉर बायोलॉजिकल वारफेयर आर, इनमें से ब्रूसिलॉइस, एंथ्रेक्स, साइनोबैक्टीरिया और इकाइनोकोकस, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है जो कि एक सीरियस कैंडिडेट है बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए, यानी कि बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए किसको यूज किया जा सकता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इन्फेक्शंस फैलाना, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल वारफेयर। तो एंथ्रेक्स जो है ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जो कि बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए यूज किया जा सकता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि एंथ्रेक्स के जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं नेचर में। इसके साथ साथ में इन्हें हम लैब में बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इस वजह से जो एंथ्रेक्स है ये एक सीरियस बायोलॉजिकल वारफेयर कैंडिडेट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरी मेल आईडी पर आप लोग मेल कर सकते हो s@sakshi@gmail.com। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।